हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस न्यू लेक्चर में। तो फिर से हम मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होने वाली एक और डिसीज़ के साथ आए हैं, जो कि है वेरिकोसील। अब ये क्यों होती है, क्या कारण से होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो डिसीज़ को समझने से पहले थोड़ा जो मेल का प्राइवेट पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, थोड़ा सा हम उसे समझ लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो मेल्स का पेनिस होता है, जस्ट पेनिस के नीचे की साइड एक पाउच लाइक थैली लटकी हुई होती है, उसे स्कोटम बोला जाता है, जो आप ये देख पा रहे होंगे। जस्ट स्कोटम के अंदर क्या होता है, दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जो आप दिखाई दे रहा है आपको। इस टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म बनते हैं। और यहीं से क्या होता है, कुछ ट्यूब भी जुड़ी होती है, जिसे हम ये वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो भी स्पर्म बनते हैं, वो इस ट्यूब के माध्यम से क्या होता है कि पेनिस तक जाते हैं, देन पेनिस से स्पर्म बाहर निकलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इस टेस्टिस से आप देख पा रहे हो कुछ आर्टरी, कुछ वेंस भी जुड़ी होती हैं, ताकि क्या हो सके, ब्लड के माध्यम से जो टेस्टिस है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ताकि स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो भी आसानी से हो सके और ये वर्क कर सके। ठीक है। अब चलिए, तो अब समझते हैं कि इस डिसीज में क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, वेरिकोसील इज एन एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स विथ इन द स्कोर्टम, स्पेसिफिकली द पेम्फिनिफोर वेनस प्लेक्सिस। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि आर्टरी और वेंस यहाँ पर आती हैं। ठीक है। आर्टरी से आपको पता होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है। ताकि क्या हो सके, यहाँ पर जो टेस्टिस है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि टेस्टिस से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो भी वेस्ट निकलता है, वो वापस से ब्लड में मिल जाता है और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देन ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या होता है, वेंस के माध्यम से हार्ट तक जाता है। देन हार्ट क्या करता है, लंग्स में भेज देता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होने के लिए। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर वेंस जो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं, उनमें क्या हो जाता है कि वहाँ पर इन्लार्जमेंट हो जाता है उस वाली वेंस में। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मल वेंस कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो जिन्हें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना है, यहाँ से जो वेंस होती हैं, अगर उन्हें लेकर जाना है, अगर उनमें क्या हो जाता है, इन्लार्जमेंट हो जाता है, ये आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा इन्लार्जमेंट हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है वेरिकोसील में। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, चलिए समझते हैं आप कि अगर ये डिसीज हो जाती है तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को और मिलते हैं। तो देखिए, डिस्टरबेंस इन दी ब्लड फ्लो। अगर इस वेंस का क्या हो गया है, इन्लार्जमेंट हो गया है, तो क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि जो डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड का फ्लो होना है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इंक्रीज इन दी टेस्टिकुलर टेम्परेचर। अब यहाँ पर अगर ब्लड फ्लो ठीक तरह से नहीं हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या होगा कि जो टेस्टिकल्स होते हैं, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। वैसे तो इसका टेम्परेचर कम होता है, वो क्यों होता है, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरह से हो सके। लेकिन अगर ये डिसीज होती है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण क्या होगा, देखिए, इनफर्टिलिटी, जिसके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है। क्योंकि क्या होगा कि अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, वो ठीक तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, स्पर्म का प्रोडक्शन कम होने लगेगा, जिसके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या भी मेल्स को देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, टेस्टिकुलर एट्रोफी। टेस्टिकुलर एफ्लो की मतलब कि जो टेस्टीज होते हैं, यहाँ से क्या होगा, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, साइज में डिक्रीज होने लगेगा, ये साइज में छोटे भी होने लगेंगे। ठीक है। इसका साइज डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद पेन और डिस्कम्फर्ट। अगर देखिए क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से आपको पता ही है कि अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, डिस्कम्फर्टनेस फील होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, विजिबल और इनलार्ज वेंस। तो क्या होगा, जो वेंस होते हैं वो इनलार्जमेंट हो जाता है और बाहर से दिखने भी लगते हैं, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर क्या होती हैं कि वेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये बाहर से भी दिखने लगती हैं जब ये ज़्यादा ही कंडीशन बन जाती है तो। ठीक है। इसके बाद देखिए, हार्मोन। इसके बाद देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस। अब क्या होता है, आपको पता ही होगा कि टेस्टिस से कुछ हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। तो क्या होगा, उसमें भी इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिसीज हो रही है, यहाँ पर इन्लार्जमेंट हो रहा है वेंस का, जिसके कारण ब्लड के ही माध्यम से जो हार्मोन का फ्लो होना है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, पुअर स्पर्म प्रोडक्शन। अब यहाँ पर अगर इसके कारण, इस डिसीज के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन जो ठीक तरह से होना होता है वो नहीं हो पाएगा, स्पर्म का प्रोडक्शन कम होने लगेगा, जिसके कारण अभी बताया मैंने कि इनफर्टिलिटी की समस्या आने लगती है। ठीक है। तो ये डिसीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलते हैं।
अब समझ चले, इसके बाद हम समझते हैं कॉजेस कि अगर ये मेल्स को ये समस्या होती है, अगर ये डिसीज होती है तो इसके क्या कारण होते हैं और ये क्यों होती है, क्या कॉजेस होते हैं। तो देखिए, एग्जैक्ट कॉज ऑफ वेरिकोसिल इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। तो अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल पाया है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या होता है, ये किस कारण से होती है, ठीक है। बट इट इज बिलीव टू बी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। बट क्या हो सकता है, कुछ बिलीव किए जा सकते हैं, कुछ भरोसा किया जा सकता है, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण ये डिसीज मेनली मेल को हो सकती है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि देखिए डिक्रीज ब्लड फ्लो। अगर यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होना होता है, अगर यहाँ से डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है तो भी क्या हो सकता है, वेरिकोसिल की समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब कि अगर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है बॉडी में टेम्परेचर, तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है, जो मेल्स की जो वेंस होती हैं, ठीक है, वो उसमें अफेक्ट पड़ सकता है और जो मेल्स यहाँ की जो वेंस है उसमें इलाजमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद वीक वेंस वाल्स। अब देखिए, जो वेंस होती हैं, ठीक है, ये ट्यूब लाइक वेंस होती हैं, अगर ये ही क्या है, कमज़ोर हैं, ये ठीक तरह से नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उसके कारण भी क्या हो सकता है कि इसमें इन्लार्जमेंट देखने को मिल सकता है, ये वेंस अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक खड़े रहती हैं, स्टैंड पोजीशन में रहती हैं, तो भी क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। जोर पड़ने से क्या हो सकता है कि जो वेंस होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी अफेक्ट पड़ सकता है, और अफेक्ट पड़ने के कारण क्या हो सकता है, वेरिकोसिल की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके बाद हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, वजन उठाने के कारण भी क्या होता है, कभी कभी यहाँ टेस्टिकल्स में और यहाँ पे जो पेरिनियल एरिया होता है, यहाँ पर जोर पड़ता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, मे बी चांसेस होते हैं कि जो वेंस होती हैं उसमें इन्लार्जमेंट हो जाए, अफेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद हार्मोनल फैक्टर। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं, हार्मोन्स के कारण भी क्या हो सकता है कि जो इन्लार्जमेंट होता है वो वेंस का मैनली देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मैनली कॉजेज होती हैं जिसके कारण भी क्या हो सकता है कि वेरिकोसील की समस्या देखने को मेल में हो सकती है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स की, कि अगर ये डिसीज़ किसी व्यक्ति को हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका स्कॉर्टल स्वेलिंग। तो क्या होता है, जो स्कॉटम होता है जिसमें टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या हो सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, सूजन देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद एजिंग पेन इन ग्रोइन एंड स्कॉटम। तो क्या होता है, जो ग्रोइन एरिया होता है जहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द महसूस भी होगा, ठीक है। इसके बाद फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन टेस्टिकल्स। तो जो टेस्टिकल्स होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस महसूस होगा, बहुत ज़्यादा भारी भारीपन सा लगेगा, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा हो, ठीक है। इसके बाद देखिए बैग बार्म अपीरेंस। बैग बार्म अपीरेंस क्या होता है, जैसे कि कीड़े मर जाते हैं ना, जैसे कि किसी बैग में कीड़े मर गए हों, वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक बदबू आएगी। ऐसे ही क्या होता है कि जब ये डिसीज हो जाती है तो एकदम से कीड़े मरने की जैसी बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, बहुत ज़्यादा खराब फील होगा, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा महसूस होता है, ठीक है। इसके बाद फर्टिलिटी प्रॉब्लम। तो क्या होगा, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होगा, मे भी हो सकता है कि अगर जो जो स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरह से होना चाहिए वो नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है कि मेल को इनफर्टिलिटी की भी समस्या आ सकती है, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन में कमी हो सकती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद एट्रोपी, श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिकल्स। अगर ये डिसीज होती है तो जो टेस्टिकल्स हैं इसमें श्रिंकिंग होगा, बहुत ज़्यादा इसकी जो साइज़ है वो कम होने लगती है, ये टेस्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे होने भी लगते हैं, ठीक है। तो ये मेनली सिम्टम्स तो होते हैं अगर ये किसी व्यक्ति को ये डिसीज़ हो जाती है तो। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात, कि अगर ये डिसीज़ हो जाती है तो कैसे डायग्नोस्ट किया जा सकता है इस डिसीज़ को। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री ही कलेक्ट करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री देखते हैं कि पहले व्यक्ति को ग्रोन एरिया में कोई समस्या तो नहीं थी, लाइक टेस्टिकल्स में, पेनिस में, ठीक है, वास्ट डिफरेंस में। तो ये हम सब कलेक्ट करते हैं हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर तरीके से ग्रोइन एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्टर, ठीक है, विजुलाइज करते हैं, देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो वेंस होती हैं उन्हें विजुलाइज किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें कितना एनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सीमेन एनालिसिस।
सीमेन एनालिसिस भी किया जा सकता है कि जो सीमेन का प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हम देखते हैं और उसके माध्यम से भी पता निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हार्मोन टेस्टिंग, हार्मोन टेस्टिंग के माध्यम से भी निकाला जा सकता है पता कि इसमें कितना एनलार्जमेंट हुआ है और ये डिसीज कैसी हुई है। ठीक है, तो हार्मोन टेस्टिंग भी होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, तो देखिए वेरिकोसील इज क्लासिफाइड इनटू ग्रेड बेस्ड ऑन इट्स साइज एंड सेवरिटी। अगर ये किसी पेशेंट को ये डिसीज हुई है तो क्या हो सकता है, उसकी साइज एंड सीवरिटी के अकॉर्डिंग इसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ग्रेड में, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। तो देखिए ग्रेड फर्स्ट, अगर स्मॉल साइज है, जो वेंस का एनलार्जमेंट हो गया है वो ज़्यादा नहीं है, कम है, स्मॉल है, तो उसे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दिस वेरिकोसिल कैन ओनली बी फेल्ट व्हेन द पेशेंट परफॉर्म अ वाल्स वाल्वा मैन्यूवर। देखिए जिसे टेकिंग अ डीप ब्रीथ एंड अप्लाइंग प्रेशर। तो क्या कर सकते हैं, अगर किसी को ये समस्या हुई है, स्मॉल है, ज़्यादा नहीं है, तो उसे क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को हम क्या करेंगे कि सिटिंग पोजीशन में बिठा देंगे। ठीक है, देन सिटिंग पोजीशन में बिठाने के बाद क्या करेंगे, उससे हम डीप ब्रीथ लेने को कहेंगे, गहरी सांस लेने को कहेंगे। ठीक है, और थोड़े आराम आराम से छोड़ने को कहेंगे, ताकि वहाँ पर जो पेनिली एरिया है वहाँ पर प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने से क्या होगा कि जो वेंस है वो विजुलाइज होने लगेंगे, दिखने लगेंगी, अगर ये स्मॉल कंडीशन में ये कंडीशन होती है तो। ठीक है, इट नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग रेगुलर एग्जामिनेशन। इसमें रेगुलर एग्जामिनेशन करने की कोई नीड नहीं है, इसमें डीप ब्रीथ लेंगे ताकि प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने से क्या हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा साइज बढ़ सकता है ताकि वो विजुलाइज हो सके। ठीक है, इसके बाद ग्रेड सेकंड, अगर बहुत ना तो बहुत ज़्यादा इन्लार्जमेंट हुआ है और ना ही बहुत कम हुआ है, मतलब कि मीडियम हुआ है, मॉडरेट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है और ना ही ज़्यादा कम है, तो वो कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दिस वेरिकोसिल कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन विदाउट द नीड फॉर वाल्स वाल्वा मेनेवर बट नॉट विजिबल। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि आप फिजिकली एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आप अपने हाथों से क्या कर सकते हैं, पालपेट करके वहाँ पर फील कर सकते हैं हाथों से। अगर वहाँ पर इन्लार्जमेंट होगा तो आपके हाथों से ही क्या होगा, फील होगा कि जो वेंस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, वहाँ पर इन्लार्जमेंट हो गया है, तो आप हाथों से फील कर सकते हैं पालपेट करके। इसमें कोई भी डीप ब्रीथ लेने की कोई भी नीड नहीं है और ना ही इसमें नॉट विजिबल, ना ही कोई वेंस दिखाई देती हैं, बट आप हाथों से वहाँ पर फील कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ग्रेड थर्ड, ग्रेड थर्ड में क्या होता है, जो इन्लार्जमेंट हुआ है वेंस का वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि वो बाहर से ही दिखने लगा है। ठीक है, देखिए दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सीवियर वेरिकोसिल। ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट जो वेंस होती हैं वो हो जाती हैं, विच इज़ विजिबल विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर। इसमें प्रेशर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डीप ब्रीथ देने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से ऐसे ही विजुअल होने लगते हैं, बाहर से ही दिखने को लगती हैं, अगर ये सीवियर कंडीशन में हो जाती है किसी को तो। ठीक है, एंड कैन बी ईजिली फेल्ट ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन। आप फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी फील होगा, देन ये बाहर से ऐसे ही भी विजुअलाइज हो सकती है। तो ये थ्री कंडीशन में होता है, स्मॉल, मॉडरेट एंड लार्ज। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसका क्या क्या मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट है इसका ऑब्जर्वेशन। तो क्या किया जाता है, अगर किसी को ये डिसीज होती है तो पहले ऑब्जर्वेशन करना होता है कि ये फर्स्ट है, ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है या ग्रेड थर्ड है। फर्स्ट में आप ब्रीथिंग से सांस लेकर के भी पता निकाल सकते हैं, सेकंड में आप पालपेट कर सकते हैं, वहाँ पर फील कर सकते हैं अपने हाथों से, और थर्ड आपको विजुअलाइज होने पर भी दिखाई दे ही सकता है, दिखाई ही दे सकता है कि कितना सीवियर कंडीशन में इन्लार्जमेंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है मेडिकेशन। तो क्या हो सकता है, अगर आपको ये समस्या है तो आप तुरंत ही डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट लें, डॉक्टर से इलाज इसका ट्रीटमेंट करवाएं प्रॉपर तरीके से, ताकि जो ये डिसीज़ है वो सीवियर कंडीशन में ना जा सके। क्योंकि अगर ये सीवियर कंडीशन बहुत ज़्यादा बन सकती है तो अभी अब मैंने बताया आपको कि इनफर्टिलिटी की समस्या बन सकती है, और भी बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जो मे बी मेल्स को देखने को मिल सकती हैं अगर इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता तो। ठीक है, तो आप तरह तरीके से ट्रीटमेंट करवाइए, आप डॉक्टर से मेडिकेशन लीजिए। ठीक है, इसके बाद सर्जरी, इसके बाद कुछ सर्जरी, इसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी की। देखिए अगर किसी व्यक्ति को ये सीवियर कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हाइड्रोसील हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी का। तो सर्जरी फर्स्ट इसकी वेरिकोसेलेक्टमी। वेरिकोसेलेक्टमी एक ऐसी सर्जरी है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ग्रोन एरिया होता है, मतलब कि जो लोअर एब्डोमेन पार्ट होता है, वहाँ पर छोटा सा इंसिजन, छोटा सा कट लगाया जाता है
और माइक्रोस्कोप की मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है उस वेंस को कि कितना वेंस का एनलार्जमेंट हुआ है। देन आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ की वेंस को कट कर दिया जाता है या फिर टाई कर दिया जाता है, तो उसके माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है और ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुली सर्जरी होती है, सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड सर्जरी होती है, सॉरी, इसके बाद सेकंड होती है एम्बोबलाइजेशन। एम्बोबलाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो कैथेटर होता है या फिर एक छोटी सी पतली सी एक ट्यूब डाली जाती है वेंस पर, जहाँ इन्लार्जमेंट हुआ है जिस वेंस का, वहाँ पर एक पतली सी ट्यूब डाली जाती है और इस ट्यूब के माध्यम से क्या किया जाता है, उस इन्लार्जमेंट वेंस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बंद हो जाए और वहाँ से बंद होकर के एक हेल्दी वेंस से होने लगे। जो हेल्दी वेंस हैं, जो ठीक वेंस है जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, वहाँ से होने लगे और वो अफेक्टेड वेंस से जो एनलार्जमेंट हुआ है वहाँ से ना हो, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं आप, और अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।